सदस्य कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। ठीक है, जीवन में कुछ करकड़ोगल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। आज हम पढ़ने जा रहे थे ना कक्षा 12वीं की बिहार बोर्ड की है, अध्याय 10। ठीक है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। जूथन है इस अध्याय का नाम। ये मतलब आत्मकथा है उनका। ठीक है, अपने बारे में लिखा गया, उसी से एक छोटी सी वृत्तियाँ उठाई गई है जिस अध्याय का नाम उन्होंने जूथन रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक रोज हेड मास्टर कलीराम, कौन था हेड मास्टर? कलीराम जो था, ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मतलब ओम प्रकाश कवि ने बताया। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। क्या बोल रहे हैं कि हेड मास्टर ने मुझे बुला के मेरा नाम पूछा था, हमने बता दिया कि मेरा नाम क्या था, ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो भी डरते डरते स्वर में। पूरे स्कूल में जो किसका था खौफ? तो हेड मास्टर का खौफ था। बच्चे देखते ही डर जाते थे। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, याद रखिएगा। और आगे बोल रहे हैं, चूहे का है, मतलब बोल रहे चूहे को ग्राम का नाम होगा, जगह का। बोले चूहे का। हेड मास्टर का दूसरा सवाल उछला, जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। क्या बोल रहे हैं? वो जो सामने शीशम का पेड़ दिख रहा है ना, उस पर चढ़ जा और उस पर से शीशम का दाढ़ है ना, उसको तोड़ ले और उससे टहनियाँ बना ले। ठीक ना, और टहनियाँ बना के उससे क्या झाड़ू बना ले। ठीक ना, उसकी टहनियाँ तोड़ को। ठीक है, तो बोल रहे हैं पत्ती वाली झाड़ू बनाना। ठीक है, पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। क्या बोल रहे हैं? पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है। क्या बोले? तेरा तो यो खानदानी काम है भाई, तो बेइज्जती वाली बात। जा फटाफट लग जा काम में। क्या बोले? जा फटाफट लग जा काम में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीचर मतलब अपने किसी खचरा विद्यार्थी नहीं होता, उसको सजा दे रहा है। किस लिए? शायद वो सुधर जाए। देखते हैं। हेड मास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वो खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर ले। मतलब सब कमरा बरामदा साफ कर दिया तो फिर आए और बोले कि तुम मैदान भी साफ करो। देखो ये क्या होता है। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मतलब धूल से पूरा चेहरा पूरा सिर झक गया था, धूल मिल हो गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। हेड मास्टर क्या थे? कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह इस पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। क्या बोल रहे हैं कि तमाम अनुभवों के बीच बचपन से आज तक मैंने इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। क्या बोल रहे हैं कि घर में जो मैं था भाई का लाडला था, इतना काम कभी नहीं किया था। फिर क्या बोले? दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेड मास्टर फिर झाड़ू का काम फिर से इसको दे दिया। हेड मास्टर बताओ। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली सी थी, कल के कक्षा में बैठ जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं कि मन में तसल्ली सी थी कि कल के कक्षा में मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए मैंने झाड़ू दिया पूरा दिन। अब बोल रहे हैं तीसरे दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। क्या बोले कि तीसरे दिन बिना किसी इधर उधर देखे चुपचाप जाकर बैठ गया कि अब तो पढ़ना है भाई। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहेब वो बैठा है कोने में। मतलब इसके बारे में बता दिया कि वो बैठा है कोने में। हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, मतलब पूरी उनकी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचे हुए। क्या बोले? जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचे हुए कक्षा से बाहर खींच कर उसने मुझे बरामदे पर ले पटका। ये तो भाई अब गलत हो रहा है। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। ये कौन बात होगा जी? जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। ये तो पूरा गलत कर दिया, इसे बच्चा के साथ नहीं होना चाहिए। वही इनका आत्मकथा है, ओरिजिनल कहानी है। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख के झड़ने लगे थे। क्या बोले कि मेरी तरह ही उसके पत्ते भी अब सूख के झड़ने लगे थे। अब आगे देखिए। सिर्फ बची थी तो पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़कियों दरवाजों से हेड मास्टर और लड़के की आंख छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरे रोम रोम यातना की गहरी खाई में, क्या बोल रहे हैं, लगातार गिर रहा था। रोम रोम क्या था? यातना की गहरी खाई में। बच्चा का मतलब जब बेइज्जती होता है भाई तो होता है ना, बहुत बुरा लगता है। अब आगे। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख कर थिठक गए। मतलब स्कूल के मैदान में उनको झाड़ू लगाता देख कर क्या थिठक गए, मतलब एक पल के लिए सोचने लगे क्या कर रहे हैं। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है? वो प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे, याद रखना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उनको प्यार से क्या कहते थे? तो मुंशी जी। उन्हें देख कर
मैं फफक पड़ा, मतलब फफक पड़ा मतलब और कस के रो पड़े। वो स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? मतलब पूछे कि मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ बंध गई थी, मतलब तब तक हिचकी इनकी बन गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी, मतलब हिचक कर अपना पूरा बात बता दें कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। बोल रहे हैं कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कामन बने, मतलब क्या बता रहे, कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। आप क्या बोले, चीखने लगे। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है? मतलब कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हुए है? पिताजी की आवाज़ पूरी स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, मतलब पहले का जो हेडमास्टर था उसको गाली देकर इनको धमकाया। चूंकि बोल चुके थे चूहड़े जाति के, मतलब छोट जाति के थे, तो इसलिए मास्टर सब इनके पिताजी को भी गाली दिया। कौन? हेडमास्टर। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। धमकी का कोई असर किस पर नहीं हुआ? इनके पिताजी पर, ठीक ना। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाता, ठीक ना, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरा में, अब ये दूसरा अच्छे में प्रसंग में चल गया। क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तांगा, हिंदू मुसलमान, ठीक ना, हिंदू मुसलमानों के घर में घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह क्या करती थी, घरों में घेर में साफ सफाई का काम करती थी। क्या करती थी? जहाँ हिंदू और मतलब हिंदू मुसलमान सब रहते थे ना उस समय, तो ऐसा जगह होगा जहाँ सब रहते होंगे साथ में, तो वहाँ पे क्या करती थी, उनका बैठक खाना था या फिर उनके मवेशियों का जो स्थान था, मवेशी मतलब गाय भैंस, तो उसको क्या करती थी, वहाँ पे साफ करती थी इसकी माँ। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर, 2 भाई, जसबीर और जनेसर इनके 2 भाई थे, माँ का हाथ बताते थे। कौन? भाभी बहन जसबीर और जनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बताते थे। बड़ा भाई सुखबीर तंगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। किसके यहाँ? तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था बड़ा भाई, ठीक ना, जिसका नाम था सुखबीर। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक तागा के घर में 10 से 15, प्रत्येक तागा घर में क्या बोले, 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस बैल सामान्य बात थी। उनका क्या बोल रहे हैं, उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर क्या बोल रहे हैं कि उनका गोबर उठा के गांव से बाहर कुर्कियों पर या उपेले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। ये सब काम किसको करना पड़ता था? चूहड़े जाति के जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको, या फिर इनके माता पिता भाई जो भी थे उनके बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक घर से हर रोज 5 से 10 छह तोकर गोबर निकलता था। 5 से कितना? 6 तोकर गोबर निकलता था। अभी भी जिसके घर में मवेशी होंगे, गाय भैंस, उनको पता होगा भाई, मेरे घर में भी है, मैं भी करता हूँ, तो थोड़ा सा अनुमान है इस सब का, ठीक है। शादी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस, क्या बोल रहे हैं, गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्ती या फूस बिछा होता था। देखो भाई, गाय भैंस ये सब करना कोई बुरा बात तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। जिसको लगता होगा वो बता देना, या फिर इसके प्रति आप लोग की क्या सोच है, कैसी सोच है, बता देना, ठीक है। बिछा होता है रात भर जानवर, लेकिन बता रहे हैं कि कैसे मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कराया जाता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र, जो कि गलत था, जो कि उनके साथ ज़बरदस्ती कराया जाता था, लेकिन अपना करना कोई गलत बात ऐसा तो नहीं है। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उस दलान में फैलता रहता था। मतलब रात भर क्या था, गोबर और मूत्र जो था उस दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी। एक बार क्या बदली जाती थी? पाती बदली जाती थी, और उससे ऊपर से सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन जाता था। हाँ, ये बात है, दुर्गंध तो थोड़ा सा होता है भाई। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। इन जानवरों के पीछे क्या मिलता था? इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, मतलब 2 जानवर पर 5 सेर अनाज देते थे, ठीक ना, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 5 सेर मतलब लगभग 2.5 किलो अनाज होगा। 10 मवेशी, हाँ मतलब एक जानवर के अच्छे पर बता रहे हैं, यानी कि लगभग 2.5 किलो अनाज एक जानवर पर, 2 जानवर पर 5 सेर यानी कि 5 किलो, ठीक ना। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर, ठीक है, 12 से 13 किलो अनाज दोपहर, ठीक है, दोपहर के समय हर घर में बची खुची रोटी, खास तौर पर चूहड़ों को
क्या बोलते हैं, हर घर में बची खुशी होती, खास करके चूहों को देने के लिए आटे में भूंजी मिलाकर बनाई जाती थी। आटे में क्या मिलाकर, भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, किसको, चूहों को देने के लिए, जिस जाति को ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती, कभी कभी क्या जूठन जो था भंगन की टोकरी में डाल दिया जाता था। अरे शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूल्हे दरवाजे से बाहर बड़े बड़े टोकर लेकर बैठे रहते थे। बड़े बड़े मतलब कि सब खाना वाना खा रहे थे तो बाराती वाला, तो चूल्हे बड़े बड़े टोकर लेकर बैठे होते, किस लिए, बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तल उनके टोकरों में डाल दी जाती। भाई, जूठी पत्तल उनको टोकरे में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वो जूठन इकट्ठा कर लेते थे। मतलब अब उस जूठे को घर ले जाते थे, उसे इकट्ठा करते थे। पूरी के बीच में कुछ टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। मतलब खुश हो जाते थे उतने में ये लोग। जिस बारात की पत्तल से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि वह कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए। तो कितना दुख में जीवन था। बोले कि भुक्खड़ लोग, जिस बारात में जूठा नहीं बचा था तो उसको ये लोग भुक्खड़ लोग कहते थे कि कुछ नहीं छोड़ा है। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारात का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे से सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। मतलब बताइए, उस जूठन को जो बचता था शादी विवाह में, इसको ही लोग महीनों भर खाते थे। आप देखिए, पत्तल से जो पुड़िया के टुकड़ा एकत्र हुए थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। क्या करे कि उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठा दिया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कोए मुर्गियाँ, मतलब कौए मुर्गियाँ कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। बताओ, इससे भी इनको डर लगा कि कौए ना सूखे। जो जूठा पूड़िया लाते थे उसे सुखाने के लिए जब बेचते थे, ये भी जाते थे बेचने के लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि वही बता रहे हैं कि उसको बचाते थे मुर्गी, कुत्ता और कौए से, क्यों, कहीं इसको लेकर भाग न जाए। जरा सी आंख बची कि पूड़िया साफ, इसीलिए धंधा लेकर चरपाई के पास बैठे रहते। अभी भी इसका एक जगह पर अनुभव कर सकते हैं। जब छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा में जो गेहूँ सुखाया जाता है पर्व का, तो उसमें होता है ना, धंधा लेके बैठे रहते हैं कि कौवा मुँह न लगा दे, नहीं तो जूठा हो गया तो फिर से धोना पड़ेगा, इसीलिए। तो मतलब, लेकिन इस समय वो खाने के लिए इतना झीझ रहे थे, पता। देखिए, ये सूखी पूड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। क्या बोल रहे हैं, सूखी पूड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। क्या किया जाता था, पानी में भिगोकर पूड़िया को उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़िया पर बारीकी से मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। क्या बोले कि उबली हुई पूड़िया था, उस पर बारीकी से मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। बताओ, वही खाना इनको खाने में बहुत मज़ा आता था। अपना ज़िंदगी बता रहे हैं कितना दुख में था। कभी कभी गुड़ डालकर लदकी जैसा बना लिया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। वो जो गुड़ वाला था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांट जैसा उगने लगता है। जब इस सब बातों के बारे में सोचते थे, इनके मन में कांटा जैसा चुभने लगता है। ये सब बात कैसा जीवन था, देखें, बता रहे कैसा जीवन था। दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, मतलब कह रहे दिन रात मेहनत करते थे, उसका कीमत क्या था, मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी के हाथ बांटने, त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। ये सोचते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आज जब मैं सोचता हूँ तो मितलाने लगता हूँ। जब ये सोचते हैं तो थोड़ा सा मतलब सहम जाते हैं अपने आप में। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। मतलब कुछ इंटरव्यू के सिलसिले में गया होगा। गांव में मेरा पता लेकर आया था, मतलब गांव से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पता आया था। किसका ये था, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, सुरेंद्र सिंह आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। क्या बोले कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। अब देखो, इसी पर लगता है उनको कुछ याद आ गया होगा। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं, स्मृतियाँ का दरवाज़ा खटखटाने लगे। बचपन की घटनाएं इनको याद आने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। क्या होता है, सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी कि सुखदेव सिंह, इनके दादाजी के बेटी की, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। क्या थी, शादी थी इनकी लड़की की। उनके यहाँ मेरे माँ सफाई करती थी। उनके यहाँ क्या करती थी, इनकी माँ सफाई करती थी। शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर के आंगन में काम किया था। 10 दिन से ही कर रहे थे। बेटी की शादी का मतलब
शादी का मतलब गांव भर की इज्जत, क्या बोले कि बेटी का शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। इसीलिए मेरे माता पिताजी उनके लिए 10-12 दिन पहले से पूरा जी जान से काम किए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए गांव गांव भर की चारपाइयों को ढूंढ कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। गांव भर के चारपाई जो होता है ना, चौकी मतलब कि चारपाई चौकियों की, इसी सबको ढूंढ के इकट्ठा किया था। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरी लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, मतलब माँ के साथ ही भी बैठे थे कि खाना खा लेगी, जैसे कि टोकरी लिए बैठे थे। किस लिए? कि बारात खा के जाए, जो थान जो बचे मिले, इसी उम्मीद में होगी। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाइयाँ और पकवाने की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। उसे क्या मिलेंगे? इनको भी खाने को मिलेंगे, ऐसा ही सोच रहे थे। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को क्या बोला? दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ये भी तो सब खाना खा चल गए, मतलब कि सब तो खाना खा के अब चल गए। महरे जातकों को भी एक पत्तल भर घर को कुछ दे दो, मतलब कि मेरे जातक को भी, मतलब मेरे जातियों को भी जो है मुझे कुछ घर के लिए दे दो, एक आध पत्तल। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, मतलब वो लोग भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे ना, तो उनको भी दे दो कुछ। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा। टोकर भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जातकों के लिए खाना मांगी रे। अपनी औकात में रह चूड़ी। देखिए अब क्या बोला वो, सुखदेव सिंह बोला था कि अपनी औकात में रह चूड़ी, एक तो पत्तल भर के जूठ को ले जा रही है, ऊपर से खाना मांगती है। उठा तोकर दरवाजे से और चली बन। हाँ बाप रे, मतलब बोले कि उठा तोकर दरवाजे से और चली बन, मतलब इतना बेइज्जती सह के भी वो लोग कुछ नहीं बोली। बोले उस दिन तो मैं 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालात कमजोर थे, अब तीसरा में चल गए। पता है क्या बताइए? यही बताया कि आज देखिए उसी सुखदेव सिंह त्यागी का बेटा सुरेंद्र सिंह मेरे पास खाना खाने आया, ऐसा बोल रहा है। और उसी सुखदेव सिंह से जब मेरी माँ उसकी बेटी की शादी पर खाना मांगी थी तो वो ऐसा बोल के भगाया था। अब देखिए तीसरा प्रसंग कुछ और बता रहे हैं। उन दिनों में 9वीं कक्षा में था, मतलब कह रहे हैं कि किसी के साथ गलत करोगे तो वो खुद हो जाता है अपने साथ में, मतलब कि इतिहास गवाह है कि वो अपने आप को दोहरा लेता है, ठीक ना। क्या बोलें कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालात कमज़ोर थी। एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खतना पड़ता था। एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खतना पड़ता था। मेरे पास पाठ पुस्तक हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। क्या बोले कि दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी। क्या बोले? कपड़ों की भी वही स्थिति थी कि जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया, जो वक्त पर मिला था खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के ही जिम्मा थे, बताओ। और उन दिन मरे हुए पशुओं का भी उठाने का काम चूहोड़ों का ही था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को उसी को उठाने पड़ते थे। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को भी उसी को उठाना पड़ता था। इसके बदले कोई मेहनत या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल और भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोग की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, मतलब बताओ कुछ देता भी नहीं था, उसको जल्दी भी लगी रहती थी। इसलिए बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी, मतलब 5-6 लोग लगते होंगे तो उठाने में तो देर हो ही जाता था। तो क्या जिसका मवेशी था वो आकर चोरों को ही गड़ जाता था ऊपर से। आप देखो, मरे हुए पशुओं को उठाने में बड़ा कठिन काम था। मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत कठिन काम था। शायद कभी देखे होंगे तो हाँ, हो जाता बहुत कठिन। उस समय तो गाड़ी उड़ी भी नहीं है। अभी तो क्या था, ट्रैक्टर उक्टर होता है तो ठेला उला तो उस पर फेंक देता है, लेकिन उस समय तो कुछ गाड़ी उड़ी था नहीं, तो बहुत दिक्कत हो गया था। लोग कंधा पर बांस के सहारे टांग के ले जाते हैं। कोई देखे होंगे तो उनको अनुमान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके अगले पिछले पैर को रस्सी से बांध कर बांस से मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। बांस के मोटी बाहियों से पैर को बोले ना आगे पीछे बांध के उठाना पड़ता था। इतने शर्मसाध्य काम, मतलब कि शर्मसाध्य होता ना, मेहनत का काम था। काम के बदले में मात्र गालियाँ मिलती थी। क्या मिलती थी? मात्र उसके बदले में उनको गालियाँ मिलती थी। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। यह सब बोले कि यहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है हम लोगों के लिए, जो यहाँ पर बस क्या है, षड्यंत्र है। क्या करने का? निर्धनता को बरकरार रखने का। अब बोले मरे हुए पशु को खाल मूज कर चमड़े बाजार में बिक जाती थी। उसके चमड़े क्या थे? खाल को उसके नोच कर चमड़े बिक जाती थी। बाप, मतलब ये लोग खाल भी नोचते थे। देखिए तो चमड़े बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। क्या बोले कि उन दिन एक पशु की खाल, मरे हुए पशु की खाल उतारते थे, 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। क्या बोले कि मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। मतलब तंगी के दिनों में जब आर्थिक स्थिति, बोले ना कि मेरी आर्थिक स्थिति उन दिनों परिवार की खराब थी, तो बोले इसलिए कि तंगी के दिनों में ये भी बहुत बड़ी रकम थे। चमड़ा खरीदने वाले दुकानदार खाल को बहुत मीन मेख निकालता था। बहुत मीन मेख, मतलब कि ये खराब है वो खराब है, ऐसे करता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी।
क्या बोले, खाल खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल क्या होती, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। जिस दुकानदार को खरीदने से मना करता था, जिसे क्या करता था, दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। यानी कि अगर खरीदते ही खाल को दूसरा दिन अगर वो नहीं लगा, उसी समय उस पर नमक नहीं लगाया तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, खाल खराब हो जाएगा, जिससे दुकानदार क्या करेगा, नहीं खरीदेगा। एक रोज ब्रह्मदेव त्यागी के बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। मतलब बोले कि गिर पड़ा, रास्ते में उठ नहीं पाया, वो मर गया रास्ते में ही। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनशेर उस रोज किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सब से बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। जसवीर जो था इनका एक और भाई, वो देहरादून में था मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वो तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वो खाल नहीं उतार पाएंगे, ऐसा बोले उन्होंने, ठीक ना। मैं उस समय स्कूल में था। उस समय कहाँ थे, स्कूल में था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उस समय स्कूल में थे। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया, थक हार कर स्कूल से इनको बुलाया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। माँ नहीं चाहती कि यह काम मुझे करना पड़े, क्योंकि इनको तो पढ़ा रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सब पढ़ा रहे थे। खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। मतलब बोल रहे थे कि खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उसे छोड़ने की स्थिति में घर नहीं था, इसलिए माँ ने मुझे बुला लिया। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर मतलब महाकमजोर थे, ऐसा कुछ कहावत बोले थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे। सारा दिन क्या, ढोल और ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध का जंगली जानवर न टूट पड़े। बोल रहे हैं कि इनके पहुँचने से पहले बैल पर जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा खाल उतारना शुरू किया और इनकी मदद कर रहे थे, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, चाचा के हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसा कुशलता उनमें नहीं थी। मतलब पहले भी जाते थे पिताजी के साथ, मतलब इससे वही बता रहे हैं कि पिताजी के जैसा चाचा के हाथ में कुशलता नहीं थी, धीरे धीरे चला रहे थे वो हाथ। थोड़ी देर बाद वो थक कर बड़ी मतलब कुछ बीड़ी पीने बैठ गए हैं। थक कर वो बीड़ी पीने लगे। देखा, चाचा के एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। चाचा ने क्या कि एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा। क्या बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। अब बोले, छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या बोले कि छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब सी संकट में फंस गया था। क्या बोले, अजीब सी संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। चाचा क्या बोले कि छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। क्या बोले, उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। अचानक चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था, हालात मुझे उसी दलदल में घसीटी थी। मतलब अभी कह रहे थे कि जहाँ से मैं निकलना चाह रहा था, मुझे हालात उसी दलदल में घसीट रही थी। बताओ इनके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। चाचा के साथ तपती दोपहर में जिस यातना से मैंने भोगा था, आज भी उस जख्म मेरे तन पर ताजा। बोल रहे हैं कि उस गहरी यातना को जो कड़कते धूप में दोपहरी में मैं तपती धूप में भोगा था, उस यातना को आज भी इनके जहन में क्या है, वह यातना ताजा है। मतलब इनको अभी भी सताती है। जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। इनके भीतर का रक्त जम रहा था, ऐसा ही इनको कह रहे हैं। खाल उतारने में हमें कई घंटे लगे थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया। सूखी जमीन ने उसके खून को सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। क्या बोले, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। किन कौन, चाचा जी। लगभग 2 मील यानी कि 1 मील में हो जाता है 1600 मीटर, ठीक ना। 2 मील यानी कि 16 दूनी 3200 मीटर, या फिर ये किलोमीटर को ही कहते हैं। 2 मील की दूरी, अगर ये किलोमीटर को कह रहे होंगे तो 1 किलोमीटर, लेकिन अगर मील कह रहे हैं तो 1600 मीटर होता है 1 मील में। समुद्री मील बराबर 1800 मीटर होता है। 1.8 होता है ना, समुद्री मील 1.6 होता है, ऐसे सामान्यतः मील पढ़े होंगे आप लोग। तो 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। 2 मील वहाँ से दूरी इनका घर था। सोचो, बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। वो बहुत तेज चल रहे थे, पीछे दौड़ते जा रहे थे। कुछ बोल रहे हैं, बसेरा के जाने वाली पक्की सड़कों में हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। बस
अड्डे के पास ये लोग बसेरा के शहर में पक्की सड़क में पहुंच गए थे, बस अड्डे के पास। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। क्या बोले कि यहाँ से आगे अब तुम ले जाओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोले मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा को बहुत कहा लेकिन नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। बोले कि चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, उसके बाद मैं लेकर चल जाऊँगा। ये बोल रहे थे ऐसा। मेरी स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। अब बताओ, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो कि 9th में पढ़ता है, वो चूहों का मतलब कि ये ऐसा मवेशी वाला ले जाएगा तो क्या उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे स्कूल वाले लड़के सब? ऐसे छोटे मोटे बात पर तो मजाक उड़ाते हैं, इतनी बड़ी बात देखेंगे तो क्या बोले कि मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वो नहीं पसीज है। मतलब कि पूरा एकदम रोने जैसा होकर ही बोले, लेकिन वो नहीं पसीज है। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिया। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। बताओ, इनके वजन से ज़्यादा गठरी का वजन था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला मेरे ही मन को पता है। मतलब बोले कि क्या बोले, बस अड्डे के परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उस रोज निकले, ये बोल रहे हैं कि मेरे ही मन को पता है और कोई नहीं बता सकता। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रही थी कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा? अगर कोई सहपाठी पूछ बैठेगा तो ये क्या बताएंगे? घर पहुँचते पहुँचते मेरी टांग जवाब दे रही थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। क्या बोले कि बस्ती तक पहुंचने के लिए गांव के किनारा चल के, इसलिए कि सहपाठी कोई देख न ले, लंबा चक्कर लगाए घर तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी। मतलब कि पूरा खून लगा हुआ देह पर। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून का धब्बा साफ दिखाई दे रहे थे। अरे! बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे। इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। देखो इसकी भाभी कितना सराहना वाली बात बोली, मतलब कि सोने पर सुहागा कर दी। इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इन गंदगी में न घसीटेंगे। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौने जिंदगी को जी रहे हैं। इसी के साथ अध्याय लगता है ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब कहानी तो बड़ा इमोशनल था। मतलब वो अपना जीवन चरित्र सुनाए इसलिए कि आज हम तो उस ज़िंदगी से अपना मेहनत करके इसीलिए करें ना बच्चों। कोई भी दिक्कत है तो शिक्षा मतलब अस्त्र है। यही ना बता रहे कि पढ़े लिखे तो हम उस घिनौनी ज़िंदगी से तो बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं। उनके लिए क्या? तो उनके लिए आप लोग पढ़ो, उनके लिए कुछ करो। ठीक है, निकालो, शिक्षा है सब चीज़ का अस्त्र। पढ़ो, उन लोगों के पास भी शिक्षा पहुँचाओ, उसके बाद ही कुछ होगा। यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो पढ़ो आप लोग भी। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को मतलब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हम 12th का तो कोर्स चलाएंगे ही, साथ में सोच रहे हैं कि डेली जो होता है ना बेसिक ऑफ जीवन लाइफ में, मतलब डेली कैसे मतलब एक प्रकार से जीना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उस पर भी कभी कभी वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा आज इनका चैप्टर पढ़ के कि मतलब कितना घिसी पिटी ज़िंदगी थी। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जितना मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा उस पर भी डेली लाइफ पर भी कुछ वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसलिए, और अगल बगल के साथियों से भी करवा लीजिएगा। और इसी के साथ तो आज का वीडियो होता है समाप्त। तो चलिए, जय हिंद। ठीक है।